जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ केशव राणा और आज इस कड़ी में मैं आपको एक ऐसे प्रेतात्मा की हैरतअंगेज दास्तान के सफ़रनामे पर ले चलूँगा जो पुलिस को अपने कातिल का पता खुद बताती है। एक ऐसी हैरतअंगेज दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़ी हो जाए। एक ऐसी हैरतअंगेज दास्तान जिसे सुनकर आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या सचमुच इस दुनिया में भी प्रेतात्माओं का अपना एक अलग वजूद होता है, और यदि हाँ तो फिर इसका एहसास कुछ खास लोगों को ही क्यों होता है, और अगर नहीं तो फिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊं तो आप इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहे। बहरहाल, ये जो सच्ची दास्तान है उसकी सफ़रनामे की जो शुरुआत है वह फ़िलीपींस की राजधानी मनीला से होती है, जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है टेरेसीटा बासा। टेरेसीटा बासा को म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वह काफ़ी खूबसूरती के साथ पियानो और वायलिन बजाया करती थी और उसने छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने पाल रखे थे, चूँकि बचपन से वह काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थी और उसकी चाहत थी कि एक दिन जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह मास्टर क्लास की डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका जाएगी। बहरहाल, अब वह वक्त आ भी जाता है और वह अपने पेरेंट्स का परमिशन हासिल करके वह फिलीपींस की राजधानी मनीला से शिकागो के लिए अपने फ़्लाइट का बुकिंग करती है और मनीला से डायरेक्ट निकल करके वह शिकागो को, जो अमेरिका का एक छोटा सा शहर होता है, उसको आशियाना बना लेती है और वहाँ जा कर के ये कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब ज़िंदगी में सब कुछ मज़ा मस्ती के साथ चल रहा था। ज़िंदगी में सब कुछ हँसी खुशी के साथ कट रहा था, क्योंकि इंसान जिस चीज़ को बचपन से पाने की चाहत रखता है, अगर उसे वह हासिल हो जाए तो ऐसा लगता है मानो उसके सपनों को पर लग गए हो, पंख लग गए हो और वह आसमान की बुलंदियों को चूमने की जद्दोजहद में आगे की तरफ बढ़ चली हो। और कुछ ऐसा ही हो रहा था टेरेसीटा बासा के साथ। कॉलेज में पढ़ने के दरमियान टेरेसीटा बासा को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। ज़िंदगी में अब ऐसा लगता था टेरेसीटा बासा को जैसे उसके जो सपने हैं वह काफ़ी ज़्यादा बहुरंगी हो गई हो। बहरहाल, जब वो कॉलेज में पढ़ाई करने के दरमियान जो टेरेसीटा बासा है, अब वह अमेरिका की धरती पर यानी कि शिकागो में रहते रहते वहाँ के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल सी गई थी। अब जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह चाहती थी कि वह लड़का उससे शादी कर ले, लेकिन बात जब शादी के तक पहुँचती है तो लड़का का जो पेरेंट्स है वो शादी से साफ इनकार कर देते हैं और वजह बनती है टेरेसीटा बासा का फिलीपींस मूल फिलिपींसी मूल का होना, क्योंकि टेरेसीटा बासा का जो कल्चर था अमेरिका के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। बाकायदा जो जिस लड़के से टेरेसीटा बासा प्यार करती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी, उसके पेरेंट्स के द्वारा इस शादी से साफ इनकार कर दिया जाता है। बहरहाल, एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने के दरमियान काफ़ी लंबा अरसा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण जो टेरेसीटा बासा थी, अब वहाँ की आबो-हवा से काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज वे में वह काफ़ी ज़्यादा उसे घुल-मिल सी गई थी। बहरहाल, एक समय ऐसा आता है कि जब वो जिस कॉलेज में वो आई थी मास्टर क्लास की डिग्री हासिल करने के लिए, अब उस कॉलेज में जो एजुकेशन है, जो क्लास जो ड्यूरेशन था मास्टर क्लास का, अब वो ख़त्म हो जाता है। वह लड़का जिसके साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी, जिसके सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा उसका जो डेली एक्सपेंसेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको कोऑपरेशन मिलता था, सहूलियत मिलता था। अब उस लड़के की शादी भी कहीं और हो जाती है और टेरेसीटा बासा अमेरिका की धरती यानी कि शिकागो के उस छोटे से शहर में, जिसे उसने अपना आशियाना बना रखा था, अब वहाँ पर वह अकेली अलग-थलग पड़ सी जाती है। बहरहाल, जो ज़िंदगी था अब वह काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रने लगता है, क्योंकि जब वह लड़का था तो उसके उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब वह लड़का जिसके साथ टेरेसीटा बासा लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी, अब वह रिलेशन भी टूट चुका था। उस लड़के की शादी कहीं और हो चुकी थी और उसने मास्टर क्लास की डिग्री हासिल कर ली थी, और जब वह मास्टर क्लास की डिग्री को लेकर के जब अमेरिका की धरती पर यानी कि शिकागो के उस शहर में जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाती थी तो कुछ खास सैलरी के नाम पर कुछ स्मार्ट सैलरी कोई ऑफ़र नहीं करता था, हैंडसम सैलरी नहीं था जिससे वह अमेरिका की धरती पर सर्वाइव कर सके। अब चूँकि जो टेरेसीटा बासा है
अब वह ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स को काफ़ी ज़्यादा एनकाउंटर कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, चूँकि अब वह अकेली पड़ चुकी थी। और चूँकि जिस उम्मीद को लेकर के, जिस एक्सपेक्टेशन को लेकर के वह मनीला से चलकर शिकागो पहुँची थी, तो माता-पिता का जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद था, वह भी काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ रही थी, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि हमने एजुकेशन के नाम पर टेरेसीटा बासा के लिए जितने ज़्यादा खर्च किए हैं, एटलीस्ट टेरेसीटा बासा के अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत होनी चाहिए कि वह उसको वसूल कर सके। बहरहाल, अब ज़िंदगी का जो कारवां है काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भर जाता है। टेरेसीटा बासा को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता है। इसलिए टेरेसीटा बासा प्लान करती है कि ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो उसके जो निजी एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा किया जा सके। और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अमेरिका की धरती पर अगर सर्वाइव करना है तो हमें हेल्थ सेक्टर में अपना हाथ आज़माना पड़ेगा। लेकिन चूँकि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा कंट्री है, जहाँ पर अगर आप हेल्थ सेक्टर को चुनते हैं, किसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विस को देना चाहते हैं, तो एट लीस्ट आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। और चूँकि ये जो मास्टर क्लास की डिग्री हासिल कर चुकी थी म्यूजिक में, और इसके पास अब इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि जो लॉन्ग टर्म के जो कोर्स है हेल्थ सेक्टर में उसको वह उसके लिए वह आगे उसके कदम पर, नक्शे कदम पर आगे की तरफ चल पड़े। इसलिए टेरेसीटा बासा उसने जो सेविंग कर रखा था, जो बचत कर रखा था बुरे वक़्त के लिए, अब वो उसका इस्तेमाल करती है और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स को गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए वह एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। और उसी क्रम में, उसी ड्यूरेशन में वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल को जॉइन कर लेती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल को जॉइन करने के पश्चात अब अब वह कोई प्रैक्टिस के नाम पर उस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सर्विस को दे करके कुछ डॉलर्स अर्न करने लगती है, कमाने लगती है। और इस तरह से उसका जो डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेंसेस थे अब वह उसको बियर करने लगती है। बहरहाल जो ज़िंदगी था वैसा लगने लगा था कि ज़िंदगी अब पटरी पर आने आ रही है। और ज़िंदगी में धीरे-धीरे वक़्त ढलते हुए वक़्त के साथ जो ज़िंदगी है अब वह काफ़ी खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ चली थी, या बढ़ने के कगार पर आगे की तरफ रुखसत हो चुकी थी। क्योंकि अब जो टेरेसीटा बासा है अब इतने पैसे कमा लिया करती थी कि उसके जो निजी एक्सपेंसेस हैं अब उसको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत से वह बियर कर सकती थी, अफ़ोर्ड कर सकती थी। और ऐसा करते-करते ज़िंदगी में पता ही नहीं चला, चूँकि लिव इन रिलेशनशिप में अपने दोस्त के साथ रही काफ़ी लंबा समय पर, चूँकि लंबा समय तक, चूँकि मास्टर क्लास की डिग्री हासिल की उसने, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लंबा वक़्त लगा। अब वह हेल्थ सेक्टर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रही थी। और ऐसा करते-करते टेरेसीटा बासा को पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी के कब वह तकरीबन 45 साल को पार कर चुकी है। अब वह उम्र के तकरीबन 46वें साल में अब वह प्रविष्ट हो चुकी थी। लेकिन चूँकि टेरेसीटा जो बासा थी, जो कि ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख चुकी थी कि अब उनको इस अप्स एंड डाउन से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। बहरहाल, टेरेसीटा बासा है, अब शादी के प्रति उसको कोई ख़ास ललक या कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं रह जाता है। ज़िंदगी जैसा चल रहा था, उस ज़िंदगी से अब टेरेसीटा बासा वैसे ही खुश थी, जैसे कभी वह फ़िलीपींस की राजधानी मनीला में अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। बहरहाल एक शाम, जब कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब बहरहाल एक शाम वह अपने एक दोस्त को कॉल करती है। और वह जो वक्त होता है वह तकरीबन 7:30 से 8:30 बजे के करीब का वक्त होता है। और दिन होता है 21 फरवरी सन 1977 की वो शाम। एक शाम वह अपने दोस्त को कॉल करती है। कॉल तकरीबन आधे घंटे तक चलता है। और आधे घंटे कॉल करने के पश्चात टेरेसीटा बासा अपने मित्र को कहती है कि आज उसके घर पर एक खास दोस्त आने वाला है, खास मेहमान आने वाला है। इसलिए वो चाहकर भी काफ़ी लंबा ड्यूरेशन तक उससे बात नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं अपने दोस्त का वेलकम करती हूँ, और जब मैं उससे फ्री हो जाऊँगी, फुर्सत के पलों में मैं तुमको फिर से याद करूँगी। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 21 फरवरी सन 1977 की वो जो शाम थी, तकरीबन 7:30 से 8:30 बजे का वो जो वक़्त था, वह उसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम बनने वाली थी। और उसी रात जो टेरेसीटा बासा है, उसका कत्ल हो जाता है।
टेरेसिटा बासा जिस अपार्टमेंट में रहती थी, उस अपार्टमेंट के लोग देखकर यह काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो अपार्टमेंट था, उस अपार्टमेंट था, वह धुएँ के गुब्बार से भर जाता है और आग की जो लपटें हैं, वो गगनचुंबी इमारतों की तरह अपने अगल-बगल के जो अगल-बगल के जो घर हैं, उसको अपने तपीश के आगोश में लेने के लिए बेताब हो जाती है, क्योंकि अब उसके घर में आग लग चुका होता है। अगल-बगल के लोग इकट्ठा होते हैं, जानने की जो जिज्ञासा है, जो उत्कंठा है, जो ललक है, जो लालसा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो क लोग जो है वह काफ़ी ज़्यादा अ, एंथुसियास्टिक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये आग की लपटें, जो धुएँ का गुब्बार है, उसके पीछे का वजह क्या है। और उसके जो पड़ोसी है, वह पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आता है और पुलिस के साथ-साथ जो नेबर्स हैं, वह भी उसके घर के अंदर एंट्री लेते हैं और अंदर के दृश्य को देख कर के पुलिस और उसके जान-पहचान वाले जो नेबर्स थे, जो उसके जो दोस्त थे, यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं कि अंदर का जो सामान है, वह बिल्कुल पूरी तरह से बिखरा पड़ा था और जो टेरेसिटा बासा है, उसका जो डेड बॉडी है, वह एक कारपेट में लिपटा हुआ है और आग की लपटों की तपीस के कारण उसके शरीर का आधा जो हिस्सा था, वह पूरी तरह से जल चुका था। एक दृष्टि में देखने पर यह जो कत्ल हुआ था, उस कत्ल को देखने के एक दृष्टि में ऐसा लगता था कि कत्ल लूट-पाट के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन जो पुलिस है, उसको अपना एक खानापूर्ति करना पड़ता है, इसलिए वह डेड बॉडी को लेती है, उसको फॉरेंसिक लैब में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब रिपोर्ट आता है, तो रिपोर्ट में यह साबित होता है कि जो टेरेसिटा बासा है, उसके साथ किसी भी तरह का रेप नहीं हुआ है और पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो यह कत्ल हुआ है, वह कत्ल लूट-पाट के उद्देश्य से किया गया कत्ल होता है। लेकिन बहरहाल पुलिस है जो वह क्या करती है, मुखबिरों का जो जाल है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से बिछा देती है और मुखबिरों के जाल के द्वारा यह जांच करने की कोशिश करती है, चूँकि उनको खानापूर्ति करना पड़ता है कि अगर कोई मर्डर हुआ है, कोई कत्ल हुआ है, तो उस कत्ल के पीछे का राज क्या है। चूँकि ये उसको खानापूर्ति से गुजरना पड़ता है, तो पुलिस जो खानापूर्ति करने के लिए जो पुलिस है, मुखबिरों के जाल को पूरी तरह से उसके अपार्टमेंट के इर्द-गिर्द उसको बिछा देती है और जानने की जद्दोजहद में लग जाती है कि जो टेरेसिटा बासा का जो कत्ल हुआ है, उसके कत्ल के पीछे का राज क्या है और उसके दुश्मन कौन थे, जिसने उस कत्ल को अंजाम दिया है। लेकिन बहरहाल पुलिस के लाख कोशिश करने के पश्चात भी जो पुलिस है, उसके कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। पुलिस फिर से एक प्लान करती है कि हमें इसकी घर की जो जांच है, एक बार पूरी गहनता से फिर से एक बार करनी चाहिए। पुलिस अब जब पूरे दल-बल के साथ उसके घर में पहुँचती है, पूरी गहनता से, पूरी सघनता से जाँच करने के लिए, तो क्लू के नाम पर, सुराग के नाम पर उसको एक प्लेन शीट पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है, जिस पर लिखा होता है, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। पुलिस के पास अब एक अहम सुराग होता है। पुलिस अब उन कड़ियों को एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए अपने सुराग के अहम सिरों तक पहुँचने के जद्दोजहद में लग जाती है और पुलिस अब यह पता लगाना चाहती है कि आखिर जो टेरेसिटा बासा का ऐसा कौन-सा दोस्त था जिसका नाम ए से आरंभ होता है और एस से अंत करता है। पुलिस लाख कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई सुराग नहीं मिल पाता है। ऐसा करते-करते, इस केस की जाँच-पड़ताल करते-करते अब पुलिस को काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि साल, 2 साल, 3 साल कैसे गुज़र गए। और पुलिस को लगने लगता है कि अब इस फ़ाइल को बंद कर देना चाहिए। बहरहाल एक दिन एक एक चमत्कार होता है और जो जो मुखबिर है, जो डिटेक्टिव्स था, जो इस केस से जुड़ा हुआ जो अहम कड़ी था, उन जो कड़ियों, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए अपने सुराग को ढूंढते हुए कातिल का पता लगाने की जद्दोजहद में का लगा हुआ था। आखिरकार अचानक उसके टेबल पर एक इंफॉर्मेशन उसके पास आता है रिटन वे में कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस केस से जुड़ा हुआ अहम सुराग साबित हो सकता है। जैसे ही इस डिटेक्टिव को यह पता चलता है, वैसे ही वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए चल पड़ता है और जब वह उससे मिलने के लिए जाता है, तो पता लगता है कि जिस व्यक्ति ने यह इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था, उसके पास किया था, वह व्यक्ति भी फिलीपींस मूल का ही रहने वाला था और उसने फिलीपींस में ही शादी की थी। तो
उसको जो पत्नी थी, उसकी जो बीवी थी, वह भी फ़िलीपींस मूल की ही रहने वाली थी। और सबसे ज़्यादा हैरत में डाल देने वाली जो चीज़ ये थी कि जो टेरेसीटा बासा जिस हॉस्पिटल में काम किया करती थी, उसी हॉस्पिटल में वह डॉक्टर भी काम किया करता था। लेकिन टेरेसीटा बासा जिस हेल्थ सेक्टर में काम करती थी, उसका जो सेगमेंट था वह अलग था। चूँकि हेल्थ सेक्टर में भी जैसे अलग-अलग सेक्टर होते हैं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता है, तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता है। तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। ये भी एक बहुत गज़ब का एक एहसास था, गज़ब का एक कोइंसिडेंस था। बहरहाल जब पुलिस उसके पास पहुँचती है और जानने की कोशिश करती है कि बताइए आपके पास क्या अहम सुराग है? तो वह जो इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन को सुन कर के जो पुलिस है, जो डिटेक्टिव्स हैं, जो उस जाँच से जुड़ा हुआ जो अहम कड़ियों को कड़ियों से जुड़ता हुआ कातिल तक पहुँचने की जो जद्दोजहद में लगा हुआ जो ख़ासम-ख़ास जो व्यक्ति था, जो डिटेक्टिव्स था, वह उस कहानी को सुन कर के काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाती है और हैरत के कारण उसकी आँखें हैं, फटी की फटी रह जाती है। वह कहानी कहा वो कहता है कि जो मेरी बीवी है, वह पिछले 1 महीने से नींद में काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाती है। चूँकि मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी बीवी का वहम हो सकता है या फिर कुछ ऐसा वाक़या हो सकता है जिसके कारण यह नींद में बड़बड़ा रही हो। चूँकि सपना देखना हर इंसान की फ़ितरत है। हर इंसान सपना देखता है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। पुलिस पूछता है, जो डिटेक्टिव्स है वो उससे पूछता है, तो बताइए कि इसमें ऐसी कौन-सी ख़ास बात है? तो वो बोलता है कि जो मेरी बीवी है पहले नींद में बड़बड़ाया करती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से वह नींद में ऐसे ही बड़बड़ाती है। वो उसके शरीर में अजीब-सी वो हरकत करने लगती है। और पिछले 1 सप्ताह से अब चूँकि ये जो हालात था वह तकरीबन 1 महीने से चल रहा था। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। पुलिस पूछता है कि क्यों? वह कहता है कि जो मेरी बीवी है उसके अंदर किसी घोस्ट ने, किसी स्पिरिट ने उसको पजेस कर रखा है। उसके बॉडी को वो अपने कंट्रोल में कर रखा है। क्योंकि जब वह नींद में बड़बड़ाती है, तो बड़बड़ाने के क्रम में उसकी जो आँखें हैं काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाया करती हैं और उसकी आँखों की जो लालिमा है, उसकी आँखों की जो रक्त रंजित जो उसकी आँखें हैं, उसको देख कर के मुझे काफ़ी ज़्यादा भय महसूस होने लगता है। और उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा ताकत हो जाती है कि वह मुझ जैसे बलिष्ठ इंसान को भी काफ़ी ज़्यादा एक झटके में इधर से उधर उछाल करके हवा में उछाल देती है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि जिस सामान को 4 से 5 व्यक्ति उठाने में जिनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो मेरी बीवी है, उसको एक ही झटका में हवा में इधर से उधर उछाल देती है। लगता है जैसे कि वह कोई कागज़ का टुकड़ा हो। उसकी जो अजीब-अजीब जो हरकत है, वह मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। तो जो डिटेक्टिव्स है, वह उससे पूछता है तो ये जो वाक़या होता है, ये जो सपने में वो जो देखती है, आखिर ये इसका जो टाइमिंग क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, वो कब से कब ये उसको सपना आता है? जो डॉक्टर कहता है कि जो मेरी बीवी है, वह जो ये सपना देखती है, वह तकरीबन रात्रिकालीन 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे के बीच यह वाक़या होता है। और ऐसा नहीं है कि ये वाक़या केवल आधे घंटे या 10 मिनट में सिमट जाए। तकरीबन 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तो पुलिस पूछता है कि भला उस केस का इस केस से क्या रिलेशन है? तो वह कहता है कि इस काफ़ी ख़ास रिलेशन है इस केस का क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तो उसके बात करने का जो मेरी बीवी का जो बात करने का जो अल्फ़ाज़ था, जो लहज़ा होता है, वह आम तौर पर 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच वह बदल जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मेरी बीवी है क्योंकि बात करने का जो तरीका है, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी उसका हो और शरीर किसी और का हो। वह इतना ज़्यादा उस पर हावी हो गई है, उस स्पिरिट ने कि मेरी बेबी को जीना हराम कर रखा है। और जब मैं अपनी बेबी से पूछता हूँ कि तुम कौन हो? तुम बताओ आखिर तुमने इसके बॉडी को क्यों पजेस कर रखा है? तो वो कहती है कि मेरा कत्ल हुआ है। वह बार-बार पिछले 1 महीने से इसी बात का रट लगाया करती थी कि मेरा मेरा कत्ल हुआ है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर जाता था कि डरने के कारण मैं उससे कोई सवाल पूछ ही नहीं पाता था। पुलिस पूछता है, तो फिर आपने क्या इन्फॉर्मेशन गेन किया? तो ये जो डॉक्टर है वह कहता है कि हमने ये इन्फॉर्मेशन गेन किया और उससे पता करने की कोशिश की कि जो इन्फॉर्मेशन ये जो अगर आपका कत्ल हुआ है तो आपका कत्ल आप कौन हैं? आप ये बताइए। तो कहती है कि मैं टेरेसीटा बासा हूँ और मेरा कत्ल एएस नाम के व्यक्ति ने किया है। डॉक्टर अब जो डिटेक्टिव है वह पूछता है, क्या आपने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि एएस का पूरा नाम क्या है?
तो वह बोलती है, वो जो डॉक्टर है वह कहता है कि हाँ, मैंने उससे सवाल पूछा कि एएस कौन है? तो उसने जब पूछा उस घोस्ट से कि बताइए एएस कौन है? अगर आप टेरेसीटा बासा हैं, तो फिर ये एएस कौन है? चूँकि ये जो वाक़या था, चूँकि जब एक राष्ट्र के व्यक्ति का कत्ल जब दूसरे राष्ट्र में होता है, तो वह काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल न्यूज़ बन जाता है, वह पेपर की सुर्खियाँ बन जाती है। और जब एक राष्ट्र का जो एम्बेसडर है, जो एक राष्ट्र का दूत है, यानी कि जो एम्बेसी है, वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। दूतावास इस इन्फॉर्मेशन को गेन करने की जद्दोजहद में लग जाती है कि आखिर उसके नेशन का जो सिटीजन है, आखिर उसका मर्डर क्यों हुआ। तो ये जो न्यूज़ था पूरी तरह से सनसनीखेज बन चुका था। मीडिया की सुर्खियाँ बनने लगी थी, पेपर में या छपने लगा था, प्रिंट मीडिया में और टेलीविज़न वगैरह में ब्रॉडकास्ट होने लगा था, चूँकि हर इंसान अब इस चीज़ के बारे में जान चुके थे। इसलिए जब डॉक्टर ने उससे सवाल पूछा कि आप कौन हैं? तो वो जब वो बोली कि मैं टेरेसीटा बासा हूँ, तो डॉक्टर को ये समझने में देर नहीं लगा कि ये कौन-सी टेरेसीटा बासा है या वही टेरेसीटा बासा है जो पेपर की सुर्खियाँ आजकल बन रही है। तो उसको समझने में देर नहीं लगा कि ये टेरेसीटा बासा है तो कौन है? लेकिन वह चूँकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि अगर उसका कातिल एएस है, तो फिर एएस का पूरा नाम क्या है? तो जब डिटेक्टिव उससे पूछता है कि बताइए, क्या आपने उससे पूछा कि एएस का पूरा नाम क्या है? तो वह कहती है, तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैंने पूछा और उसने बताया कि ये इसका पूरा नाम है एलन शौरी। तो दोस्तों इस कहानी में केवल आज इतना ही। अब मैं दूसरी एक नेक्स्ट क्लिप बनाऊँगा और उस सेकंड पार्ट में इस कहानी में आगे क्या हुआ उसमें मैं आपको बताऊँगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस प्लानिंग को ये ऐसी योजना बनाई कि ये जो कहानी की जो प्रस्तुति है, अब मैं इसको सेकंड क्लिप में यानी कि सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का दिन शुभ रहे।